चलो बच्चों, हम यहाँ देखते हैं गा पाठ तीसरे का। गा पाठ दिया गया है। देखो क्या रहा है, कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया है इस प्रकार से 12, 17 और 25। कह रहा उनका परिमाप यदि 540 हो तो कह रहा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। तो जैसे देखो, हम यहाँ से अगर भुजाओं का अनुपात देखें तो A अनुपात A, B अनुपात C बराबर आपका कितना 12 अनुपात 17 अनुपात 25 दिया गया है। तो हम साधारणता मान सकते हैं A बराबर 12x, B बराबर मान सकते हैं 17x और C बराबर मान सकते हैं 25x। अब कह रहा है इनका परिमाप जो दिया गया है, तो परिमाप क्या होता है, यस बराबर A प्लस B प्लस C 2s बराबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2s बराबर, देखो यहाँ से अगर हम देखते हैं 2s की वैल्यू हमें दी गई कितनी 540 दी गई है। यहाँ से a की वैल्यू रखते हैं 12x और प्लस यहाँ से आपका हो जाएगा 17x और प्लस 25x। अगर यहाँ से देखें तो 540 और यहाँ से सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा, देखो इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 42, 42 12 54, तो मतलब 54x। तो यहाँ से काटते हैं तो x बराबर यहाँ से आपका कितना मिला, x बराबर हम कह सकते हैं 10 हमें प्राप्त हुआ, क्योंकि ये 10 बार में कटेगा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से a का मान 12x है, तो 12 से दाएं गुणा करेंगे 120। b की वैल्यू अगर देखें तो कितना हो जाएगा यहाँ से 170 और c की वैल्यू देखें तो 200 कितना हो जाएगा 50। अगर हम यस का मान देखें तो क्या होता है 2s का आधा, मतलब पूरी परिमाप का आधा है, तो 240 और बटे में कितना 2, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 270। ये हमारा मान निकल गया। देखो फिर हम यहाँ से क्या निकालना, हमें क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है हमारा, हम जानते हैं अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी, ये हमारा फार्मूला होता है। हम इसी फार्मूले पे रखेंगे। तो देखो यहाँ से हमारा कितना हुआ 270 माइनस 120 इंटू 270 माइनस यहाँ से हो जाएगा 170, और फिर यहाँ से अगर आगे देखें तो यहाँ से हो जाएगा 270 माइनस 250। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं। देखो 270 ऐसे रहने देते हैं और इंटू में देखो यहाँ 270 से 120 घटाएंगे 150, इंटू में यहाँ से अगर हम 250 से 170 घटाते हैं तो 100, और इंटू में 270 से 250 मतलब 20। तो यहाँ से देखो हम कह सकते हैं कितना, इसको हम लिख सकते हैं 27 गुणे या 9 गुणे या 3 गुणे 3 इंटू 3 और इंटू 10 लिख सकते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5 15 इंटू 10 लिख सकते हैं, और 10 गुणे 10 और इंटू में हम लिख सकते हैं कितना 20 को 2 गुणे 10। इस प्रकार से हम इसका पूरा गुणनखंडन कर लिए। देखो 3 का एक जोड़ा यहाँ मिला, इसको मिला के 3 का एक जोड़ा यहाँ मिला, तो हम इसको क्या करेंगे आगे कर लेंगे। या हम देख लें 2 का नहीं मिल रहा है कहीं, तो हम यहाँ 10 को तोड़ेंगे क्योंकि यहाँ 5 है। तो देखो हम लिख लिए 3 गुणे 3 एक जोड़ा, फिर 3 गुणे 3 दूसरा जोड़ा, फिर 10 को हम तोड़ते हैं कितना, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे, या यहाँ से लिख लें 2 गुणे 5 और 5 यहाँ से हो गया ये वाला, तो 5 का एक जोड़ा हो गया, और 2 देखो यहाँ एक पर है तो 2 ये हो गया, ये 2 का जोड़ा, देखो 10 का एक यहाँ जोड़ा बन रहा है और एक ये मिला के, तो 10 गुणे 10 और फिर 10 गुणे 10 इंटू में, तो ये सभी का जोड़ा बन जा रहा है। तो सभी से एक एक बाहर निकालेंगे। अगर एक एक बाहर निकालते हैं तो देखो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 3 फिर 2
फिर 5, फिर 10 और फिर 10। तो यहाँ से हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3 3 9 2 18 25 90, 90 ये हो गया और 2 जीरो ये, तो 2 जीरो और लगा लेंगे, मतलब 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इस प्रकार से हम यहाँ भुजाएं निकाले हैं, ये आपका क्षेत्रफल हो गया। चलो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे। चलो बच्चों हम देखते हैं घ पार्ट। कह रहा है यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर क्या करते हैं, प्रच्छेद करते हैं। जैसे यहाँ P और Q पर प्रच्छेद कर रहे हैं, फिर कह रहा है उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित हो। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक करें तो सिद्ध कीजिए कि उनका जो केंद्र है उभयनिष्ठ जीवा पर क्या करता है, लंब समद्विभाजित करता है। तो मतलब हमें यहाँ पर बताना है उनके केंद्र से। तो यहाँ से देखो, अगर हम इसको फिर मिला लेते हैं, तो इस प्रकार से इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, या यहाँ से भी हम कर सकते हैं। देखो 3 के घा, देखो यहाँ से अगर हम बात करें उभयनिष्ठ जीवा जो है वो कौन सा है, PQ है। ठीक, और फिर अगर हम बात करें पहले वृत्त का केंद्र O तथा दूसरे का O डैश, इस प्रकार से हमें मिल रहा है। फिर अगर हम बात करें फिर देखे थे यहाँ से हमारा सिद्ध क्या करना है कि ये PM और MQ बराबर है, और यहाँ पर ये कोण 90 अंश का भी बनना है, यही हमें सिद्ध करना है। तो देखो यहाँ से अगर हम उठाते हैं, देखो यहाँ से त्रिभुज PO डैश M तथा त्रिभुज QM O डैश में, अब देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं PO डैश बराबर QO डैश, ये क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या, या एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या से। फिर अगर हम कह दें कि ये देखा जाए दोनों में उभयनिष्ठ है, तो लिख सकते हैं MO, क्या होगा, MO बराबर MO डैश, यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ। तो हम कहेंगे अगर ये उभयनिष्ठ है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, तो लिख सकते हैं MPO डैश बराबर QM MQO डैश, यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा के सम्मुख कोण से। अब यहाँ से अगर इस प्रकार से देखते हैं तो ये हमारा त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज PO डैश M सर्वांगसम होगा त्रिभुज QM O डैश के। अगर सर्वांगसम होगा तो हम कह सकते हैं कि कोण PM O डैश बराबर कोण PQM O डैश के। और जबकि हम जानते हैं कि यहाँ जो हमारी होती है PMQ बराबर होगी 180 अंश रेखीय कोण से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस कोण को दो कोण डिवाइड करें। देखो PMQ ये सीधा सीधा कोण है ये वाला, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसको दो कोण डिवाइड करना है, PMO डैश और QMO डैश। तो यहाँ से लिख सकते हैं PMO डैश प्लस QMO डैश बराबर 180 अंश। तो यहाँ से हम देखें दोनों कोण बराबर है, तो यहाँ से लिख सकते हैं PMO डैश प्लस
ओ डैश बराबर 180। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दो कोण पी एम ओ डैश बराबर 180। तो यहाँ से कोण पी एम ओ डैश बराबर कितना हो जाएगा 180/2, या यहीं से काट दो, ये कितना आ गया 90 अंश। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका वैल्यू 90 अंश हो गया। तो ये हमें ये सिद्ध करना था कि दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से पी एम ओ डैश बराबर कोण क्यू एम ओ डैश बराबर 90 अंश। एक तो हमारी ये कंडीशन सिद्ध हो गई। दूसरी हमें सिद्ध करनी ये बराबर भी है। तो अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज पी एम ओ डैश सर्वांगसम है त्रिभुज क्यू एम ओ डैश के, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पी एम बराबर क्या हो जाएगा एम क्यू। तो ये भी हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया एक आंसर और एक आंसर, ये हमें यही सिद्ध करना था। चलो फिर हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलो बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। देखो यहाँ से इसके दो खंड दिए गए हैं। एक तो कह रहा है इसका उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रसार कीजिए और एक ऊपर ये गुणनखंड दिया गया। तो देखो दोनों में से हम एक बता दे रहे हैं, एक आप खुद कर सकते हैं या हम दोनों बता देंगे, एक नेक्स्ट पार्ट में एक इस पार्ट में हम बता दे रहे हैं। देखो यहाँ से जैसे हमारा क्या दिया गया है कि गुणनखंड परिमेय द्वारा x³ माइनस 23x² और प्लस 142 x माइनस 120 का गुणनखंड कीजिए गुणनखंड परिमेय से। तो देखो यहाँ से हम क्या करते हैं इसमें देखते हैं सबसे पहले किस बैलेंस में पूरा शून्य है। तो x बराबर 1 पे पूरा शून्य वैल्यू शून्य हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं x माइनस 1 बराबर 0, मतलब एक ये गुणनखंड हमें मिलेगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं x माइनस 3 घात समीकरण है, तो इसको हम क्या करते हैं तो ऐसे लिख लेते हैं x³ माइनस 23x² प्लस 142 x माइनस 120। फिर अगर हम देखते हैं आगे तो x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं दूसरी लाइन छोड़ देते हैं, तीसरी लाइन पे चढ़ते हैं। x माइनस 1 x माइनस 1 और x माइनस 1 हम इसका गुणनखंड लिखते हैं। देखो यहाँ से हमें x³ लाना है, यहाँ x² से गुणा, x² से इसमें गुणा करेंगे तो x³ इसमें हम गुणा करेंगे तो माइनस x²। अब देखो यहाँ से हमारा कितना है 23x² और यहाँ है तो हम यहाँ प्लस माइनस 22x से क्या करते हैं गुणा करा देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 22x² और इन दोनों को जोड़ेंगे 23x², इसमें गुणा करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 22x हो जाएगा। यहाँ कितना है 142 है, तो यहाँ हम माइनस क्या करते हैं प्लस 120x इसमें प्लस कर देते हैं। तो यहाँ हम प्लस 120 से जब गुणा कराएंगे 120 से x में तो 120x, इससे गुणा कराएंगे तो माइनस 120, वही हमारा गुणनखंड मिल जाएगा। अब देखो इस पूरे में हमारा क्या कॉमन दिख रहा है तो x माइनस 20। तो x माइनस कितना यहाँ से हमारा कॉमन दिख रहा है 1, और दूसरे में हमारा कितना हो जाएगा x² माइनस 22x और प्लस 120। फिर यहाँ से देखें 120 का ऐसा गुणनखंड कि जोड़ने पर आपको 22 प्राप्त हो जाए। तो 12 दाएँ 120, 12 10 22 हो जाएगा। तो x माइनस 1 और यहाँ से हो जाएगा x² माइनस 12x और माइनस यहाँ से हो जाएगा कितना 10x और प्लस 120। यहाँ से फिर हम देखें x माइनस 1 पहला गुणनखंड, यहाँ से देखो क्या कॉमन दिख रहा है x। तो x माइनस कितना हो जाएगा 12, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है माइनस 10, तो x माइनस कितना हो जाएगा 12। अब फिर अगर हम आगे देखते हैं तो x माइनस 1 हमारा वही कॉमन रहेगा। यहाँ देखो x माइनस 12 पहला कॉमन कर लेते हैं दोनों से, तो दूसरे में क्या बनेगा x माइनस 10 बनेगा। और पूरा हम देखें तो x माइनस 1 x माइनस 12 और x माइनस 10, ये इसका क्या हो गया गुणनखंड हो गया और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए ये आपका कितने नंबर का क्वेश्चन था, ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन दिया गया था। ये देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक, इस प्रकार से हम लगा सकते हैं, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बाकी एक पार्ट को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक, वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, धन्यवाद।